आदित्य अपने इस फ्लैट में करीब 1 साल से रह रहा था, मगर जो भी वो पिछले कुछ दिनों में अनुभव कर रहा था, उससे वो अंदर से दहल चुका था। मन में एक अजीब सा खौफ था जो उसे रात को सोने नहीं देता। एक बेचैनी थी जो मिनट दर मिनट उसका दम घोटती। ऑफिस से लौटते वक्त जब भी वो अपने घर की दहलीज पर पहुंचता, सामने वाले फ्लैट का दरवाजा उसे अपनी तरफ खींचता, यूं मानो जैसे उसमें कोई राज दफन है जिसे दुनिया के सामने लाना ही होगा। इस सब की शुरुआत करीब 15 दिन पहले हुई। आदित्य के सामने वाले फ्लैट में एक डॉक्टर दंपत्ति रहा करते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सोसाइटी के बच्चों से ही उन्हें बड़ा लगाव था। उनका व्यवहार आदित्य से भी काफी अच्छा था, क्योंकि आदित्य भी फ्लैट में अकेला ही रहता था। इसलिए वो अक्सर उसे अपने घर डिनर के लिए बुला लिया करते थे। एक दिन अचानक ही डॉक्टर दंपत्ति को किसी जरूरी काम से अपने गांव जाना पड़ा। नामालूम क्या काम था, उनका गांव कहाँ था, किसी को कुछ नहीं पता था। पता था तो बस इतना कि वो करीब 19-20 दिनों में लौट आएंगे। आदित्य जब शाम को अपने घर लौटता तो अक्सर उनके फ्लैट के दरवाजे को एक बार जरूर देखता, ये सुनिश्चित करने के लिए कि घर में कोई अनचाही दखल तो नहीं हुई। आदित्य की ये जिम्मेदारी आगे चलकर उसके लिए खौफनाक साबित हुई। हर दिन के अपने रूटीन के बीच उसने कुछ अजीब सा महसूस करना शुरू किया। जब कभी वो डॉक्टर दंपत्ति के दरवाजे के करीब पहुंचता, उसे अंदर से बर्तन गिरने की आवाजें आती, जैसे इस वीरान फ्लैट में भीतर कोई मौजूद है। अब ये हर रोज का किस्सा था। अंदर किसी के चलने की, कभी कभार दौड़ने और अक्सर बर्तन गिरने की आवाजें आया करती। अब आदित्य डरने लगा। क्या था उस फ्लैट के भीतर? ये आवाजें क्यों आती हैं? इन सारे बुरे ख्यालों ने अब उसकी रातों की नींद भी छीन ली। मजबूरन उसने वहां जाना ही बंद कर दिया, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे हरदम घेरे रहती। वहां कुछ तो है। एक रात आदित्य को ऑफिस से लौटते हुए काफी देर हो गई। वो अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसने डॉक्टर दंपत्ति के फ्लैट की बालकनी में एक लड़की को खड़ा देखा। उस लड़की के मुंह से खून बह रहा था, हाथ खून से सने थे और नामालूम उसने आदित्य को देखा या क्या हुआ, वो फौरन फ्लैट के अंदर गायब हो गई। कुछ देर आदित्य ने रुककर उसे देखने की कोशिश की, मगर हाथ लगी तो बस बेबसी। फिर वो अपने फ्लैट की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसे डॉक्टर दंपत्ति के फ्लैट से वही अजीबोगरीब चीखें सुनाई दी। करीब जाकर जब सुना तो एक लड़की के चीखने की आवाज थी। वो चीख इस कदर भयानक थी जैसे कोई खुद को यातना पहुंचा रहा हो। उस भयानक चीख की गूंज के बाद एक लंबी खामोशी ने पूरे माहौल को घेर लिया। आदित्य इस वक्त भी डॉक्टर दंपत्ति के फ्लैट के बाहर मौजूद था। अचानक अंदर से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। वो डर गया। इस आवाज में इस हद तक डर था जैसे कोई किसी बुरी प्रताड़ना से गुजर रहा हो। आदित्य से ये सुना नहीं गया और फौरन दौड़ते हुए वो कमरे में चला गया। बिस्तर में खुद को लपेटे वो बस लंबी लंबी सांसें अपने सीने में खींच रहा था। इसको अभी आधा घंटा ही बीता था, तभी उसके मन में ख्याल आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस राज का खुलासा करना ही होगा। वो फौरन उस फ्लैट के करीब पहुंचा, लेकिन इस बार उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। दरवाजे के फर्श पर खून पड़ा था और फ्लैट का दरवाजा खुला था। आदित्य ने एक नजर झांक कर फ्लैट के अंदर देखा तो दंग रह गया। अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। दीवारों पर खून से सने हाथों की छाप थी और खून से लिखा हुआ था, मेरी मदद करो। आदित्य और भी ज्यादा डर गया, मगर फिर उसने देखा कि खून के निशान फ्लैट के दरवाजे से बाहर की तरफ जा रहे हैं। जब आदित्य ने उसका पीछा किया तो मालूम चला कि वो खून के निशान बिल्डिंग की छत की तरफ पड़ रहे हैं। जब आदित्य इसकी वजह की तलाश में छत पर पहुंचा तो वहां सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था, एकदम सुनसान। रात की इस खामोशी के बीच आदित्य उसे ढूंढ रहा था, जो असल में है भी या नहीं कोई नहीं जानता।
तभी अचानक छत पर बनी टंकी के पीछे किसी के सिसकने की आवाजें आने लगी। आदित्य ने कांपती नजरों से उस आवाज की तलाश में अपने कदमों को आगे बढ़ाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि वहां टंकी के पीछे एक लड़की खुद को सीमेंट की बोरे से छिपाए बैठी है। ये वही लड़की थी जिसे आदित्य ने बालकनी में देखा था। वो कुछ समझ तो नहीं पाया, लेकिन हिम्मत करके अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पूछने लगा, तुम कौन हो? इस पर सहमी हुई जबान में उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी बयान की। उसने बताया कि उसका नाम रेनू है, जो डॉक्टर दंपत्ति के उस फ्लैट में काम करती थी। जब छोटी थी, दोनों पति पत्नी उसे गांव से ही कहकर लाए थे कि वो उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। लेकिन शहर आते ही वो हमेशा उनकी प्रताड़ना का शिकार होती रही। कभी उसे मारते तो कभी कर्म चाकू कर उसकी चमड़ी को जलाते। पूरे दिन भर का काम करने के बाद भी उसे खाली पेट सोना पड़ता। आदित्य कहता है, लेकिन मैं तो उनके घर में कई बार गया, तब तुम मुझे नहीं दिखी। लड़की बताती है कि तब तक मेरी हत्या हो चुकी थी। मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मुझे 2 साल पहले डॉक्टर दंपत्ति ने इस वजह से जान से मार दिया क्योंकि मैंने डॉक्टर की हवस को पूरा करने से इनकार कर दिया। मुझे मारने के बाद उन्होंने पहले इस पानी की टंकी में मेरी लाश को डाल दिया, फिर उसे यहाँ से निकालकर फ्लैट में मेरे छोटे छोटे टुकड़े किए और शहर से बाहर नदी में जाकर फेंक दिया। मेरे माता पिता गंगापुर गांव में रहते हैं, तुम्हें उनके पास ये खबर पहुंचानी होगी। ये कहते हुए वो लड़की गायब हो गई। आदित्य सब समझ गया और फौरन पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने रेनू के माता पिता को संपर्क किया और पूरा मामला खुल गया। इसी बीच सुबह तक डॉक्टर दंपत्ति भी लौट आए, इस बात से अनजान कि घर पर उनका इंतजार पुलिस कर रही है।